मैं आज भी उस दोपहर को दोपहर नहीं कह पाती। वो एक ऐसी घड़ी थी जिसमें मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर का भरोसा जैसे किसी ने चुपचाप निकाल कर टेबल पर रख दिया हो। रेस्टोरेंट का नाम बड़ा क्लासी था। बाहर वार्म लाइट्स, अंदर सॉफ्ट म्यूजिक और हवा में गार्लिक बटर की खुशबू। जगह ऐसी जहां लोग धीरे बोलते हैं ताकि उनके शब्द भी एक्सपेंसिव लगे। मैं ठीक 2:47 पर पहुंची थी, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी टाइमिंग पर चलती रही है। ड्यूटी, वार्ड राउंड्स, इंजेक्शन और घर लौटकर बच्चे का होमवर्क, आदत वही थी। बस बच्चा अब बड़ा हो चुका था। मैं रिहर्सल डिनर के बैठने का अरेंजमेंट देखने आई थी। असल में देखने नहीं, मैं तो बस यह सुनिश्चित करने आई थी कि मेरे बेटे की शादी में कोई कमी ना रह जाए। बेटा, मेरा इकलौता बेटा। मैंने दरवाजा धकेलाई था कि होस्टेस स्टैंड के पास एक लड़की के हाथ कांपते दिखे। यूनिफॉर्म, टाइडाइजर और चेहरे पर वो घबराहट जो मैं इमरजेंसी वार्ड में नए नर्सेज के चेहरे पर पहचानती थी। अब उन्हें पता होता है कुछ गलत होने वाला है। वो लड़की मेरे सामने आई। उसकी आवाज फंसी हुई थी। मैम, आप ही है ना उनकी मम्मी? मैं ठिठक गई। किसकी मम्मी? और आप मेरे बेटे को कैसे जानती है? उसने इधर उधर देखा जैसे दीवारों के भी कान हो। फिर उसने मेरे हाथ की तरफ देखा। मैंने बिना सोचे एक गिलास उठा रखा था। मेरी उंगलियों में हल्का ट्रेमर था जो रिटायरमेंट के बाद भी कभी कभी लौट आता है। उसने बहुत धीमे कहा, मैम अभी कुछ मत बोलिए, प्लीज मेरे साथ चलिए, बस 2 मिनट। और आप खुद सुन लीजिए। मेरे अंदर पहला डर मेरे बेटा ठीक है ना वाला था। मैंने फुसफुसा कर पूछा, वो यहाँ है? उससे कुछ हुआ है? उसकी आंखों भर आई। उसने सिर हिलाया, नहीं, चोट नहीं, लेकिन आप टूट जाएगी अगर अभी सामने गई। और मैं उसी पल उसके पीछे चल दी, क्योंकि जब कोई स्ट्रेंजर आपके बच्चे का नाम जानता है और उसकी आंखों में ऐसा सच होता है जो वो खुद भी संभाल नहीं पा रहा, तो आप क्यों नहीं पूछते? अब सब सुनने चाहते हैं। वो मुझे रेस्टोरेंट के अंदर एक फॉरेस्ट ग्लास डिवाइडर के पास ले गई। लड़की का डार्क फ्रेम, बीच में मिल्की ग्लास जिससे बाहर की आकृतियां दिखती है, चेहरों की सच्चाई नहीं। उसने मुझे कोने में खड़ा कर दिया जहां दीवार और डिवाइडर मिलते हैं। यहीं रहिए, उसने कहा, और प्लीज कुछ भी हो जाए आवाज नहीं निकालिएगा। मैं सच में सॉरी हूँ। फिर वह चली गई। मैं अकेली थी। म्यूजिक चल रहा था, कहीं प्लेटें खनक रही थी और मेरे दिल में कोई अनजान सायरन बज रहा था। फिर मैंने वो हंसी सुनी। वो मेरे बेटे की हंसी थी, वही हंसी जिसे मैंने बचपन में उसके चिक्स पर किस करने सुनाया था, वही आवाज जो मुझे कभी माँ बनाती थी। और आज उसी आवाज ने मुझे बेकार बना दिया यार। सोच, उसने पूरे का पूरा बजट दे दिया। बेटे की आवाज कैजुअल, हल्की, जैसे वो किसी सेल में शॉपिंग की बात कर रहा हो। किसी लड़के की आवाज आई, और क्या करेगी वो अपने पैसे का? उसके पास है ही कौन? तू ही तो है उसकी दुनिया। फिर हंसी, 2-3-4 लोगों की। मेरे पेट में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी। मेरा बेटा बोलता रहा, वेन्यू डेकर, फोटोग्राफी, संगीत, सब, और हनीमून भी। मैंने बोला था ना, बस थोड़ा स्वीट स्वीट बोलो, गिल्ट वाला टोन डालो, बस काम हो जाता है। मैंने अपने हाथ दीवार पर टिकाए ताकि गिर ना पड़ूं, और तभी मेरे दिमाग में एक लाइन गूंजी, तो यही था मेरा माँ होना। एक लड़की की आवाज आई, तेज और अज्यूम, लेकिन एक बात, मम्मी को शादी में बुलाओगे? तो वो तो आएगी। मेरे बेटे ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे कोई ऑब्वियस बात समझानी पड़े। नहीं यार, बुला तो देंगे, मतलब टेक्निकली इनवाइट का ड्रामा रहेगा, लेकिन फाइनल गेस्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं रहेगा। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरे होठ बिना आवाज हिले। वो बोला, देख, मेरी शादी है, उसकी दुनिया अलग है। मेरी फियंसे, उसके पापा, उनके बिजनेस लोग, कॉर्पोरेट वाले। मेरी मम्मी वहाँ फिट नहीं बैठती। और ऑनेस्टली फोटोज में बस अजीब लगेगा। एक पल के लिए मुझे लगा मैंने गलत सुना। फिर उससे वही बात दूसरी बार कही, जैसे जहर को 2 बार पिलाना जरूरी हो। वो आएगी तो बस ऑकवर्ड, समझ रहा है ना? मम्मी की बातें, हॉस्पिटल, नाइट ड्यूटी, इंजेक्शन, और वह भी अपने पुराने वाले शरीर टाइप लुक में। सबके फ्रिज लगेंगे। उसने मेरे एक क्रीन शब्द इस्तेमाल किया, मेरे लिए जिसने उसके स्कूल शूज के लिए 2 हफ्ते सिर्फ मैगी खाई थी, मेरे लिए जिसने पीएफ से पैसे निकालकर उसके कॉलेज हॉस्टल की पहली फी भरी थी, मेरे लिए जिसने अपने शरीर को थकान को हर रात कर ठीक हो जाएगा बोलकर सुनाया था। किसी ने कहा, भाई यह तो कोल्ड है, और मेरा बेटा हंसकर बोला, कोल्ड नहीं, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल, जैसे मैं कोई बिल हूँ, जैसे मेरा प्यार ईएमआई हो।
फिर उसी लड़की की आवाज़, वो वह कब पता चलेगा उसे, मतलब जब वह तैयार होकर आएगी। मेरे बेटे ने बिल्कुल शांत होकर कहा, वेडिंग वाले दिन तब तक सब पेड़ रहेगा, तब हम बोल देंगे अरे गैस लिस्ट में मिक्स अप हो गया। बस मैंने अपने होठों पर हाथ रख लिया, मेरे गले में कुछ फंस गया और मेरी आंखों के सामने अपने ही घर का वो पुराना कॉरिडोर घूम गया जहाँ मैं 3 साल के बेटे को गोद में लेकर रोई थी जब उसका पिता सूटकेस उठाकर चला गया था। हाँ, वही रात, वो रात जब मेरे पास 1500 भी पूरे नहीं थे और मैं फिर भी बेटे के सिर पर हाथ रख कर बोली थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने अपना वादा निभाया हर बार, लेकिन आज मेरा बेटा मुझे छोड़ने का प्लान बना रहा था और वह भी मेरी ही कमाई पर खड़े होकर। वो आगे बोला, मेरी और मेरी मम्मी सीन नहीं करेगी, वो तो घर बैठकर रोएगी, फिर खुद को समझाएगी कि गलती रही होगी और अगले दिन नॉर्मल बिहेव करेगी। वही करती है हमेशा। यह लाइन मेरे सीने में चाकू की तरह घुसी क्योंकि वह सही था। मैंने हमेशा नॉर्मल बिहेव किया, मैंने हमेशा एडजस्ट किया, मैंने हमेशा अपनी ह्यूमिलिएशन को फैमिली मैटर कहकर दबाया और उसी आदत पर उसका पूरा प्लान टिका था। अचानक मेरे हाथ से ग्लास फिसल गया। वो गिरा नहीं, बस हल्का सा कारपेट पर थड़ हुआ। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बाहर मेरे बेटे की हंसी ज्यादा लाउड थी। मैंने अपनी आंखों बंद की और पीछे से साल खुलने लगे जैसे कोई पुराना फाइल कैबिनेट अपने आप खुलता जाए। मैं सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी, नाइट ड्यूटी, इमरजेंसी, आईसीयू सब देखा था। मैंने लोगों को मरते देखा, पर कभी नहीं सोचा था कि मेरा भरोसा ऐसे मजाक में मरेगा। जब मेरा बेटा 12 साल का था, मैंने अपनी आखिरी गोल्ड चेन गिरवे रखी थी ताकि उसका कंप्यूटर क्लास मिस न हो जाए। जब वे 16 का हुआ, कोचिंग की फीस के लिए मैंने LIC लोन लिया। जब उसने कहा, माँ मैं बाहर सिटी में जॉब करूँगा, मैं खुश हुई और फिर उसी खुशी में मैंने अपने रिटायरमेंट फंड से उसका फर्स्ट डिपॉजिट भी दे दिया। फिर फियांसे आई, बहुत पॉलिश, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत हमें तो ऐसा ही चाहिए वाली। पहले उसने स्वीट बोला, आंटी आप तो फैमिली हो। फिर धीरे धीरे हर मीटिंग में वो एक लाइन बोलती, आप ही तो पे कर रही है इसलिए आपको देखना चाहिए। और मैं पे करती गई, कभी वेन्यू एडवांस, कभी डिकोड टोकन, कभी फोटोग्राफर, कभी संगीत लाइट्स, कभी मेकअप आर्टिस्ट का प्रीमियम पैकेज। हर पेमेंट के साथ मेरे अंदर एक छोटा सा डर उठता, इतना खर्च क्या मैं संभाल पाऊंगी। और हर बार मेरा बेटा वही स्माइल देता, वो स्माइल जो मैंने बनाना सिखाया था, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल अ मॉम। लेकिन तुम ही तो हो, हमेशा मेरे साथ रही हो। और मैं कंफर्टेबल होने का नाटक करती रही क्योंकि एक सिंगल मदर के लिए ना कहना सबसे मुश्किल शब्द होता है। वो शब्द जो आपको लगे कि कहीं आपका बच्चा आपको भी उसके पिता जैसा ना समझ ले। मैं उसी याद में डूबी थी कि किसी ने मेरा हाथ को धीरे से छुआ। वही वेट्रेस, उसकी आंखों में गुस्सा था मेरे लिए। मैम, उसने फुसफुसाया, मैंने यह बात पिछले हफ्ते भी सुनी थी। मुझे लगा शायद मैं गलत सुन रही हूँ, लेकिन आज जब आप आई और आप माँ निकली, मैं चुप नहीं रह सकती। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा थका था पर उसका दिल सीधा था। मैंने बस इतना कहा, धन्यवाद, मुझे बाहर जाना है। वो मुझे किचन वाले रास्ते से ले गई जहाँ स्टाफ चल रहा था। नाइफ्स की आवाज़ें आई, ऑर्डर्स की कॉल, सब नॉर्मल था। दुनिया नॉर्मल थी, सिर्फ मैं नॉर्मल नहीं थी। गली में धूप बहुत तेज लगी, जैसे किसी ने आंखों पर टॉर्च मारी हो। मैं गाड़ी में बैठी, स्टीयरिंग पकड़ा और कुछ देर बस सामने देखती रही। कुछ भी नहीं, सब कुछ। तभी फोन बजा हुआ, मेरे बेटे का मैसेज, मॉम आज मार्को से मिलना है ना, थैंक्स अगेन फॉर एवरीथिंग, लव यू। उस हार्ट इमोजी को देखकर मेरे होंठ कांपे क्योंकि लव यू का मतलब अब मुझे साफ दिख रहा था, पे यू। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, घर पहुंची, किचन टेबल पर बैठी, वही टेबल जहां मैंने उसके मैथ्स के सम्स कराए थे, जहां मैंने उसकी लंच बॉक्स बंद की थी, आज जहां मैंने हर महीने बिल जोड़कर खुद को समझाया था कि हो जाएगा। आज पहली बार मैंने खुद से कहा, अब नहीं। मैंने लैपटॉप खोला, बैंक स्टेटमेंट निकाले, हर पेमेंट का रिकॉर्ड, हर वेंडर की कंफर्मेशन, सब कुछ। और तभी मुझे अपने नर्स ट्रेनिंग की सबसे पुरानी सीख याद आई, अगर जिंदगी बचानी है तो डॉक्यूमेंटेशन बचाओ। मैंने कॉन्टेक्ट्स में स्क्रॉल किया और एक नाम पर उंगली रुक गई, मेरी नर्सिंग स्कूल की दोस्त, अब लॉयर। उसका फ़ोन हमेशा डायरेक्ट, हमेशा क्लियर। मैंने कॉल किया, उसने दूसरी रिंग पर उठाया। क्या हुआ? इतनी लेट आफ्टरनून कॉल? और मेरे मुंह से आवाज़ निकली,
बहुत टेढ़ी, बहुत ठंडी, ऐसी आवाज़ जो मेरे अपने कानों में भी नहीं लगी। मेरे 5-7 दिन है और मैंने अपने बेटे को आज अपने रिटायरमेंट पर हंसते सुना है। मुझे बताओ, जो मैं कर रही हूँ वह लीगली कैसे करूँ और क्लीन कैसे करूँ। फोन के उस तरफ एक पल साइलेंस था, फिर उसकी आवाज़ आई, धीमे आने लेकिन तेज, आग जैसी गूढ़। अब रोना नहीं, अब हम प्लान बनाएंगे। और उसी पल मुझे समझ आया, मेरे बेटे ने मुझे प्रैक्टिकेबल समझा था, लेकिन उसने एक बात भूल गई थी। मैंने आईसीयू भी देखा है और आईसीयू में जो सरवाइव करता है वह टूट कर नहीं रहता, वह बदल जाता है। उस रात में बहुत देर तक किचन की उस कुर्सी पर बैठी रही। बाहर सड़क पर बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, किसी के घर में टीवी पर पुराना गाना चल रहा था और मैंने फ्रिज की मोटर बीच बीच में ऐसे चालू हो रही थी जैसे वह भी मुझे याद दिला रही हो कि घर अभी भी चल रहा है। बस मेरे भीतर कुछ रुक गया था। मैंने सारे पेमेंट्स की लिस्ट निकाली थी, हर वेंडर का नाम, हर एडवांस, हर रिसिप्ट, हर व्हाट्सएप कन्फर्मेशन। और जितनी देर मैं उन नंबर्स को देखती रही उतनी देर मुझे एक बात साफ होती गई, यह खर्च किसी शादी पर नहीं हुआ था, यह खर्च मेरी चुप्पी पर हुआ था, मेरे हाँ पर, मेरे डर पर, मेरी उस आदत पर, और जिसमें मैं हर बार खुद को पीछे करके अपने बच्चे को आगे कर देती थी। फोन पर मेरी दोस्त की आवाज़ें अब भी मेरे कानों में थी। प्लान बनाना है तो इमोशन से नहीं, पेपर वर्क से शुरू कर, उसने कहा था। और एक बात, अकेली मत करना। मैंने उसे सुबह मिलने को कहा। वो मेरी नर्सिंग स्कूल वाली दोस्त थी, लेकिन अब वो कोर्ट में लोगों की जिंदगी की कहानियाँ पढ़ती थी। उसकी भाषा सीधी थी और उसकी आंखें किसी बहाने पर नहीं टिकती थी। सुबह में जल्दी उठ गई, आदत थी। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने चाय बनाई, 2 कप, फिर एक पल के लिए हाथ रुक गया। दूसरा कप क्यों? बेटे के लिए। मैंने कप वापस रख दिया। आज मैं अपने घर में वापस वही नहीं करूंगी। ठीक 9:10 पर डोरबेल हुई। मैं खिड़की के पास गई तो उसने हाथ हिलाया। वही कॉन्फिडेंट चाल, वही प्रोफेशनल बैग, लेकिन चेहरे पर वो चिंता जो वह छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह अंदर आई, घर को देखा, फिर मुझे देखा। तुमने रात में रोया? उसने पूछा। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने रात में सोचा बस। उसने बिना कुछ कहे अपनी फाइल निकाली। कागज दिखाओ, वो बोली, जैसे हम आईसीयू में किसी पेशेंट की रिपोर्ट देख रहे हो। मैंने सारे पेपर टेबल पर रख दिए, वेन्यू का एग्रीमेंट, कैटर का कोटेशन, फोटोग्राफर का इनवॉइस, डेकोरेटर का बुकिंग फॉर्म, बैंड वाला एडवांस, मेकअप टीम का प्रीमियर पैकेज, मेहंदी आर्टिस्ट का टोकन, ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट और एक छोटा सा एनवलप जिसमें ज्वेलर की रिसिप्ट थी, क्योंकि फियांसे ने फैमिली गिफ्ट के नाम पर कुछ ज्वेलरी भी इंक्लूड करवाई थी। मेरी दोस्त ने एक एक पेज को ऐसे पढ़ा जैसे झूठ पकड़ने की ट्रेनिंग उसे इसी काम के लिए मिली हो। बीच बीच में वो पेन से लाइंस अंडरलाइन करती रही और फिर मुझे देखती रही। यह सब तुम्हारे नाम पर है? मैंने सिर हिलाया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर जैसे किसी फ्रेंड का फाइनल आंसर उसे मिल गया हो। ठीक है, वो बोली, यह सबसे बड़ी गलती नहीं, यह आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब? वो अपनी कुर्सी आगे खिसका कर बैठी। मतलब क्लाइंट्स तुम हो, पेपर तुम हो, कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेटरी तुम हो, वेंडर लीगली तुम्हें आंसरेबल है, तुम्हारे बेटे को नहीं। तुम चाहो तो मॉडिफाई कर सकती हो और चाहो तो कैंसिल। टर्म्स के हिसाब से डिपॉजिट कुछ कटेगा, कुछ वापस आएगा, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। मुझे लगा कोई बात समझ में आ रही है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। तो मैं सच में यह सब रोक सकती हूँ? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई बच्ची हूँ जिसे पहली बार पता चला हो कि दरवाज़ा अंदर से भी बंद होता है। तुम रोक सकती हो, उसने कहा, और तुम्हें रोकना चाहिए। मैंने धीरे से पूछा, और वो अगर मुझे थ्रेट करे या इमोशनली? वो ठंडी आवाज़ में बोली, झड़े वो करेगा। तुम्हारा बेटा तुम्हें जानता है और तुम्हारा पैटर्न का फायदा उठाएगा। वो कॉल करेगा, गिल्ट डालेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, फिर स्वीट बनेगा। और अगर तुम घर पर अवेलेबल रही तो उसके लिए तुम्हें फिर से मैनेज करना आसान होगा। मैंने अपना सिर झुका लिया। तो मैं क्या करूं? उसने पेन रख दिया। पहला काम, आज से तुम एक्सेल बंद करोगी। वेंडर को रीजन नहीं चाहिए, बस इंस्ट्रक्शन चाहिए। दूसरा काम, तुम एक जगह चली जाओगी कुछ दिन के लिए, फोन साइलेंट, दूरी तुम्हारी शील्ड बनेगी। और तीसरा काम, तुम गिल्ट को अपना स्टीयरिंग मत बनने देगी। तुमने बहुत साल गाड़ी गिल्ट पर चलाई है, अब नहीं।
मैंने होले से हंसने की कोशिश की लेकिन आवाज़ नहीं निकली। मैंने कभी वेकेशन नहीं लिया। मैंने कहा सच में नहीं लिया। वो थोड़ी नरम पड़ी। तो अब लो, उसने कहा, वो भी उसी पैसों से आज जो तुमने किसी और के इमेज पर खर्च किए दिए, तुमने अर्न किया है। उसने मेरे लैपटॉप की तरफ इशारा किया। कुछ देखो, कोई क्रूज, कोई ट्रेवल, कुछ भी, बस ऐसी जगह जहां तुम सांस ले सको। मैंने बिना ज्यादा सोचे सर्च किया और जैसे ही स्क्रीन पर ऑप्शन आए मेरा दिमाग अपने आप प्रैक्टिकल मोड में चला गया। ट्रेडर्स, बजट, सेफ्टी, बुकिंग। वहाँ एक ऑप्शन था मुंबई से निकलने वाली 7 दिन की क्रूज, लक्षद्वीप और गोवा लूट, ऑल इंक्लूसिव। तारीख ठीक शादी से 5 दिन पहले डिपार्चर। कीमत मेरे लिए कभी अनइमेजिनेबल, लेकिन आज उन लाखों के सामने कुछ भी नहीं। मेरी उंगली ट्रैप पड पर रुकी। मैंने खुद से पूछा, मैं सच में यह कर सकती हूँ? मेरी दोस्त ने बस इतना कहा, अब सोचने का टाइम नहीं, कंफर्म दबाओ। और मैंने दबा दिया। एक पल के बुकिंग कंफर्म हो गई। मैंने दिल में पहली बार किसी डर से नहीं, डरे किसी राहत से धड़कना शुरू किया। मेरी दोस्त उठी। अब वेंडर कॉल्स, उसने कहा, एक एक करके मैं यहीं बैठूंगी, तुम बोलोगी और मैं सुनूंगी। मैं लिस्ट खोली। सबसे पहले वेन्यू। मैंने नंबर डायल किया। रिंगिंग। फिर एक स्वीट प्रोफेशनल आवाज, नमस्ते मैम, अरवाली हेरिटेज लोन से बोल रही हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरी जीभ सूख गई। मैंने खुद को याद दिलाया, एक्सप्लेनेशन नहीं, इंस्ट्रक्शन। मैं मेरे नाम से जो बुकिंग है अगले शनिवार की, मैंने कहा वो कैंसिल करनी है, पूरा इवेंट कैंसिल। मैम कैंसिल? उसकी आवाज़ एकदम सॉफ्ट हो गई। क्या कोई समस्या? मेरी दोस्त ने टेबल पर के बल नीचे से पैर को हल्का सा टैप किया, जैसे कह रही हो मत फिसलो। मैंने कहा, फैमिली सिचुएशन है, इवेंट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रिफंड और कैंसिलेशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए। कुछ टाइपिंग हुई। मैम, आपने टोटल 18,500 वेन्यू के पे किया है। डिपॉजिट 5 लाख नॉन रिफंडेबल है, लेकिन बाकी अमाउंट टाइमलाइन के हिसाब से पार्टिशियल रिफंड हो सकता है। उसके टर्म पढ़ी। मैं सुनती रही और मेरी दोस्त नोट बनाती रही। मैंने बस इतना कहा, प्लीज ईमेल मी द कैंसिलेशन कंफर्म टुडे और रिफंड शेड्यूल भी लिख कर भेजिए। जी मैम, उसने कहा, हर मेल कर देती हूँ। कॉल खत्म होते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पर इस बात कमजोरी से नहीं, इस बार मेरे भीतर कोई नया मसल बन रहा था। दूसरा नंबर कैटर। मैम, 450 गेट्स का प्रीमियम बफे पैकेज था, आप कैंसिल कर रही हो? मैंने कहा, हाँ, कृपया कैंसिलेशन पॉलिसी के अनुसार रिफंड प्रोसेस करें। वो बोलते रहे, पर प्लेट कॉस्ट, एडवांस मेन्यू, टेस्टिंग फीस, स्टाफ बुकिंग। मैंने बीच में ही काटा, बस वही लाइन दोहराई, प्लीज सेंड इट ऑन ईमेल कंफर्मेशन टुडे। तीसरा डेकोरेटर। मैम, आज स्टेज स्ट्रक्चर तो बन चुका है, आर्टिफिशियल फ्लावर ऑर्डर हो गए हैं। मैंने कहा, जो भी टर्म्स है फॉलो करिए। रिफंड जो एप्लीकेबल है उसी को हिसाब से प्रोसेस करिए। फिर फोटोग्राफर, फिर बैंड, फिर डीजे, फिर मेहंदी, फिर मेकअप। हर कॉल के साथ एक मेरे अंदर की पुरानी माँ, जो हर किसी को खुश रखना चाहती थी, थोड़ा थोड़ा पीछे हटती गई और उसकी जगह एक औरत आगे आती गई, जो फाइनली अपने नाम की सिग्नेचर की कीमत समझ रही थी। करीब 2 घंटे बाद मेरी आवाज़ बैठ गई थी। मेरी दोस्त ने पानी आगे किया। बस, उसने कहा, अब फोन मत उठाना। मैंने पूछा, मतलब? उसने मेरी तरफ मेरा अपना फोन घुमा दिया। स्क्रीन पर मिस कॉल की पहली लाइन दिख रही थी, मेरे बेटे का नाम। 2 बार, फिर 3 बार, फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, मॉम वेयर आर यू, कॉल मी। मेरी उंगलियां ऑटोमेटिकली स्क्रीन की तरफ बढ़ी और मेरी दोस्त ने कामली मेरा हाथ पकड़ लिया। वह यही पल है, उसने कहा, यही तुम हमेशा हार जाती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर तुमने कॉल नहीं उठाया तो तुम बुरी माँ हो। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा, वो मेरा बेटा है, वो नरम आवाज में बोली, और तुम उसकी माँ हो, एटीएम नहीं। उसी समय एक और कॉल आया, इस बार अननोन नंबर। मेरे दिल ने कहा, फियांसे ने। मैंने उठाया नहीं। फोन बजता रहा, फिर कट गया, फिर तुरंत मैसेज आया, बहुत पॉलिश हिंदी इंग्लिश मिक्स में। हेलो आंटी, प्लीज कॉल मी एएसएपी, इट्स अर्जेंट अर्जेंट। ऐसे जैसे मेरी जिंदगी उनकी मीटिंग कैलेंडर का स्लॉट हो। मैंने फोन को उल्टा रख दिया। मेरी दोस्त खड़ी हुई। अब सुनो, उसने कहा, आज रात तुम पैकिंग करोगी, कल तुम अपने बैंक में जाओगी और रिफंड को अलग अकाउंट में ट्रैक करोगी, और उसके बाद तुम निकल जाओगी। मैंने फुसफुसा कर पूछा, और वो? जब उसे पता चलेगा कि शादी कैंसिल हो गई, वो क्या करेगा? मेरी दोस्त ने एकदम साफ कहा, वो टूटेगा और फिर वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम्हें दूर रहना है।
उसके जाने के बाद घर बहुत शांत लगेगा। मैंने कबर्ड खोला, सालों बाद सूटकेस निकाला, उसमें पुराने ट्रेवल टैग्स लगे थे, मेरे नहीं, मेरे बेटे के। मैं बस उसके पीछे से स्टेशन या एयरपोर्ट तक जाती थी, फिर वापस लौट आती थी। मैंने अपने कपड़े रखे, कंफर्टेबल, सिंपल। फिर एक पल के लिए मैं अपने वेडिंग वाले पुराने साड़ी तक गई। हाथ रुक गया, मुझे वह रेस्टोरेंट वाली लाइन याद आई, फोटोज में क्रिंज लगेगा। मैंने साड़ी वापस रख दी और उसके बाद एक प्लेन कॉटन कुर्ता रख दिया। आज मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रही थी, आज मैं खुद से मिलने जा रही थी। रात के 11:30 पर डोरबेल हुई, मेरा दिल उछल गया। मैंने पीप होल से देखा, कोई नहीं, बस एक एनवलप बाहर पड़ा था। मैंने दरवाजा खोला, एनवलप पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर एक प्रिंटेड शीट थी, वेडिंग आइटनरी सीटिंग चार्ट, वीआईपी फैमिली फोटो स्लॉट, और नीचे बोल्ड में लिखा था मदर ऑफ ग्रूम, अराइवल टाइम 3 PM, कोऑर्डिनेटर सेपरेटली। मैंने उस पेपर को हाथ में पकड़ा और पहली बार मुझे समझ आया, मैं इस वेडिंग का हिस्सा नहीं थी, मैं सिर्फ लॉजिस्टिक थी, पेड लॉजिस्टिक। मेरी आंखों सूख गई, रोना नहीं आया, बस एक अजीब सी क्लैरिटी आई। सुबह 7 बजे मैं बैंक गई, मैनेजर से मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं वर्षों से हर महीने एफडी रिन्यू कराने आती थी। मैम, सब ठीक है? उसने पूछा, शायद मेरे चेहरे पर कुछ था। मैंने कहा, हाँ, आज से कुछ रिफंड आने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि वह सारे फंड्स अलग ट्रैक हो जाए और एक नया सेविंग गोल भी सेट करना है। वो मुस्कुराया, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। यह शब्द मैंने अपने लिए बहुत कम सुने थे। दोपहर तक वेन्यू से ईमेल आ गया, कैंसिलेशन, कंफर्मेशन, कैटरर का भी, डेकोरेटर का भी। आज कुछ वेंडर्स ने पैसे काटे, कुछ ने पार्टी रिफंड रखा, कुछ ने पॉलिसी का हवाला दिया, और मैं फर्म रही, क्योंकि पहली बार मैंने फर्म होने से किसी पेशेंट की जान नहीं जा रही थी, मेरी फर्म होने से मेरी अपनी आत्मा बच रही थी। शाम 4 बजे मैंने मेरे बेटे को कॉल फिर आया, इस बार वीडियो कॉल। मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैसेज आया, मॉम प्लीज, केड्रा इज फ्रीकिंग आउट, इट्स गोइंग ऑन, डिड यू टॉक टू समवन, प्लीज आंसर। मैंने स्क्रीन को देखा, क्रेंजा फ्रीजिंग आउट। मेरे अंदर कोई पुरानी सिंपैथी उठी, फिर तुरंत वो रेस्टोरेंट की हंसी याद आई। मेरे लिए सिंपैथी वहाँ थी नहीं। मैंने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर कर दिया। अगले दिन मैं पोर्ट की तरफ निकल गई। टैक्सी की विंडो से शहर पीछे जा रहा था, वही दुकानें, वही ट्रैफिक, वही लोग, सब नॉर्मल। बस मेरे अंदर कुछ हल्का हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे चेस्ट के एक भारी पत्थर उतार दिया हो। पोर्ट पर क्राउड था, फैमिलीज, कपल्स, यानी हनीमून एनर्जी, बैग, सेल्फीज। मैं अकेली थी, पहली बार अकेली, और पहली बार मुझे अकेलापन नहीं लग रहा था, मुझे स्पेस लग रहा था। जब शिप ने धीरे धीरे किनारा छोड़ा, हवा में नमक की स्मेल आई। समंदर का रंग मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन उस रंग को मैं पहली बार अपने लिए देख रही थी। मैं डेक पर खड़ी थी और तभी मेरे फोन का एयरप्लेन मोड आइकॉन मुझे दिखा। मैंने सोचा, 7 दिन में किसी की माँ नहीं, किसी के स्पॉन्सर नहीं, किसी की गिल्ट ऑप्शन नहीं, 7 दिन में बस मैं। लेकिन उसी रात डिनर के बाद जब मैं केबिन में लौटी, क्यूरियोसिटी ने मुझे घेर लिया। मेरे एयरप्लेन मोड हटाया बस 1 मिनट के लिए, और स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी उंगलियों को ठंडा कर दिया। 137 मिस कॉल और एक वॉइस नोट, मेरे बेटे का लंबा कांपता हुआ। उसने नीचे एक और मैसेज, अननोन नंबर से, मैडम, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके घर पर इशू हुआ है, दे प्लीज कॉल बैक अर्जेंटली। मैंने हाथ से फोन लगभग छूट गया। मैं बैंड के किनारे बैठ गई। समंदर बाहर शांत था, लेकिन मेरे भीतर फिर सायरन बजने लगा। मैंने कॉल बटन पर उंगली रखी और उसी पल मुझे अपनी दोस्त की याद आई। जब वह पैनिक की करेगा, वह तुम्हें कंट्रोल करने के लिए और डोर खटखटाएगा। लेकिन यह पुलिस, मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने फोन को कान से लगाया और कॉल कनेक्ट होने लगी थी कि स्क्रीन पर मेरे बेटे का दूसरा कॉल चमक उठा। और तब मुझे समझ आया, अब जो भी होगा वो सिर्फ शादी का नहीं होगा, अब यह लड़ाई मेरे हक की होगी, मेरे इज्जत की होगी, और मेरे बेटे के सच की होगी। मैंने कॉल उठाया और मेरे कान में सिर्फ उसकी टूटती हुई आवाज़ आई, मॉम, दे सेड यू कैंसल्ड एवरीथिंग, प्लीज टेल मी यू डिडंट। और उसी के साथ बैकग्राउंड में किसी और की आवाज़, तीखी, अंधी, गुस्से वाली, गिव द फोन टू मी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज़ केंद्रा की थी। मैंने फ़ोन कान से लगाया और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे समंदर की सारी हवा भी रुक गई हो।
मॉम दे सेंड यू कैंसल्ड एवरीथिंग प्लीज प्लीज टेल मी यू डिडंट। मेरे बेटे की आवाज़ कांप रही थी। वो वही बच्चा लग रहा था जो बुखार में मेरा आंचल पकड़कर सो जाता है, लेकिन उसी आवाज़ के पीछे किसी और की सांसें तेज थी, किसी का गुस्सा, किसी की बेइज्जती, किसी की हक वाली चुभन। फिर वही तीखी आवाज़ सीधे मेरे कान में चिल्लाई, हेलो आंटी, यू आर डूइंग ड्रामा, यू कांट जस्ट कैंसिल माई वेडिंग लाइक दिस। मैंने अपने कंधे सीधे किए, मेरी उंगलियां फोन पर कस गई, लेकिन मेरा स्वर पहली बार बिल्कुल स्थिर था। मैंने किसी की शादी कैंसिल नहीं की, मैंने कहा मैंने अपने नाम से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं। उसने हंसकर बहुत तिरछे अंदाज में कहा, वाओ, सो यू एडमिट इट, यू रूड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर ईगो। मेरे बेटे ने बीच में घबराकर कहा, केंद्रा प्लीज मॉम लिसन, इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज कन्फ्यूजन, समवन मस्ट हैव। मैंने धीरे से कहा, कन्फ्यूजन नहीं है। फिर मैंने अपना नाम लिया, जैसे अपने आप को भी याद दिला रही हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है। फोन पर एक सेकंड की खामोशी छा गई, जैसे किसी ने कमरे की लाइट बंद कर दी हो। आपने क्या सुना? बेटी की आवाज़ धीमी हो गई। मैंने आंखें बंद की। रेस्टोरेंट की वो हंसी, वो शब्द, क्रिंज, गेस्ट लिस्ट, फोटोज सब वापस आ गए। मेरा गला भरने लगा, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने सुना कि तुमने कहा मैं फोटोज में awkward लगूंगी। मैंने सुना कि तुमने कहा मेरे नाम का ड्रामा रहेगा, पर गेस्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं रहेगा। मैंने सुना कि तुमने कहा मैं रोऊंगी, आता फिर नेक्स्ट द नॉर्मल बिहेव कर लूंगी। और तुमने यह भी कहा कि बस थोड़ा गिल्ट टोन डालो, पैसे निकलवा लो। फोन के वह उस तरफ कुछ गिरने जैसी आवाज़ आई। शायद किसी ने टेबल पर फोन पटक दिया था, या शायद मेरे बेटे के हाथ कांप गए थे। फिर केंद्रा की आवाज़ आई, इस बार थोड़ी नियंत्रित लेकिन और जहरीली, आंटी, यू आर एग्जूटेरिंग, बॉयज टॉक लाइक दैट समटाइम्स, यू आर टेकिंग इट्स पर्सनली, यू शुड बी हैप्पी, योर सन इज मैरिड इनटू द गुड फैमिली। मेरे अंदर कुछ ठंडा हो गया। अच्छा परिवार, जैसे मेरे सालों के खून पसीने की कोई वैल्यू ही नहीं। मैंने कहा, अच्छे परिवार का मतलब यह नहीं होता कि किसी माँ को यूज किया जाए। वो जलाई, यूज यू पेड वॉन्टरली, नोबडी फोर्स यू, वांटेड कंट्रोल, नाउ यू आर लॉजिंग इट, सो यू आर एक्टिंग लाइक अ विक्टिम। मैंने अपनी दोस्त की लाइन याद की, इमोशन नहीं पेपर वर्क, और मैंने उसी तरीके से बात की। मैंने वॉन्टरली पे किया क्योंकि मुझे बताया कि मैं फैमिली हूँ। मैंने कहा, लेकिन जिन चीज़ों पर मैंने पे किया उनके सारे एग्रीमेंट्स मेरे नाम पर है। वेंडर मुझे जवाब देंगे, और मैंने कैंसिलेशन पॉलिसीज के अनुसार इंस्ट्रक्शन दी दे है। बेटा बीच में घुटी हुई आवाज में बोला, मॉम प्लीज हम बात कर सकते हैं, आप वापस आइए, यह क्रूज ब्रूज बस प्लीज। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वह कहाँ से डर रहा है, शादी से नहीं, कंट्रोल छूटने से, उसे सर्टिनिटी के टूटने से कि मैं हमेशा वही करूँगी जो एक्सपेक्ट करता है। मैंने कहा, मैं वापस आऊँगी, लेकिन मैं अब पुराने तरीके से नहीं आऊँगी। केंद्रा फिर चढ़ गई, आंटी, यू कांट ब्लैकमेल अस, वी ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन, माई पेरेंट्स आर अम्बड्रेस, माई डैड इज कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिस दिल्ली अ रेपुटेशन मैटर। उस रेपुटेशन शब्द पर मैं हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। मेरी रेपुटेशन तब मैटर नहीं करती थी जब मैं रात रात भर हॉस्पिटल में खड़ी रहती थी। मैंने कहा, मेरी रेपुटेशन तब मैटर नहीं करती थी जब तुम लोगों ने खर्च की लिस्ट मेरे सामने रखी और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं बैंक हूँ। अब सडनली रेपुटेशन। फोन के उस तरफ किसी ने कुछ फुसफुसाया। फिर मुझे लगा जैसे कोई तीसरा आदमी कॉल पर आ गया हो। भारी आवाज, अथॉरिटी, मैडम, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन। उस आवाज ने कहा, वी रिसीव अ कंप्लेंट दैट यू हैव चीटेड एट कास्ट फाइनेंशियल लॉस, यू मस्ट कोऑपरेट। मेरे शरीर में फिर वही सिहरन दौड़ गई जो केबिन में मैसेज पकड़कर हुई थी, लेकिन इस बार मैं पैनिक नहीं हुई। मैं समझ गई, यूएस प्रेशर टेक्निक। मेरी सांसें तेज थी पर मेरी बुद्धि जाग रही थी। मैंने कामली से पूछा, कौन सा पुलिस स्टेशन? ऑफिसर का नाम, आईडी नंबर और कंप्लेंट किस सेशन से रजिस्टर है। उधर एक सेकंड की चुप्पी, फिर उसने कहा, मैडम, यू डोंट नीड डिटेल, जस्ट कम एंड सेटल। मैंने तुरंत कहा, मैं फिलहाल मुंबई में नहीं हूँ और किसी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आप मेरे लॉयर से बात करेंगे। मैं अभी नंबर देती हूँ। और बिना रुके मैंने अपनी दोस्त का नाम लिया। मेरे लॉयर फ्रेंड, वो अभी अवेलेबल है, आप उससे बात कीजिए। वो आवाज़ तुरंत बदल गई। अब उसमें वैसा ऑथोरिटी नहीं रहा। नो नीड, वी कैन हैंडल दिस विथ अ फैमिली।
मैंने उसी जगह बाउंड्री लगा दी। फैमिली में हैंडल करने के नाम पर मुझे मैनिपुलेट किया गया है, अब नहीं। मैंने कॉल काट दी। मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन मुझे पता था अगर मैं अभी डर गई तो सब वापस नहीं चला जाएगा। मैंने डीप ब्रेथ लिया, फिर अपनी लॉयर दोस्त को कॉल किया। उसने पहली रिंग पर उठाया। क्या हुआ? मैंने संक्षेप में सब बता दिया। पुलिस वाला कॉल, केंद्रा की धमकी, बेटे की हालत, प्रेशर। वो एकदम प्रैक्टिकल हुई। पहली बात, तुम कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर सकती हो। यस सेकंड, यह सिविल मैटर है। थर्ड, अगर कंप्लेंट लगी भी है तो वह भी चीटिंग नहीं बनती, बिकॉज पेयर यू आर एंड कॉन्ट्रैक्ट यू साइन। वो सिर्फ डराना चाहते हैं। फिर वह रुकी और बोली, और सबसे जरूरी, तुम शिप पर सेफ हो, तुम वही रहो। मैं अभी चेक करती हूँ कि कोई रियल एफआईआर है या नहीं। उसकी आवाज़ में वह कॉन्फिडेंस था जो मुझे आईसीयू में सीनियर डॉक्टर की आवाज़ में मिलता था जब वह कहते थे हैंडल हो जाएगा, और सच में हैंडल हो जाता था। मैंने फ़ोन रखा और बालकनी डोर खोल दिया। बाहर समंदर अंधेरे में चमक रहा था। हवा नम थी। मेरे चेहरे पर नमक की परत लग रही थी, जैसे समुद्र भी मुझे कह रहा हो, दुनिया कितनी भी तेज हो, मैं अपनी रिदम नहीं बदलता। उस रात मैं सोई नहीं। मैं बस बैठी रही और सोचती रही कि मेरे बेटे को बिटिलियन की जड़ कहाँ थी। क्या यह बुरा इंसान था या बस वीक था? और क्या वीक होना इतना बड़ा पाप है कि वह मुझे हटा दे? सुबह मेरी लॉयर दोस्त का मैसेज आया, नो एफआईआर, नो रजिस्टर कंप्लेंट, बल्ब डॉट अगेन व्हेन यू रिटर्न, मीट इन माई प्रेजेंट। मैंने स्क्रीन देखा और पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सी राहत आई। यह फाइट अदालत की नहीं, यह फाइट रिश्ते की भाषा की है, और उस भाषा में सबसे जरूरी शब्द होता है नहीं। क्रूज के बाकी दिन में सच में जीने लगी। मैं डेक पर चलती, किताब पढ़ती, चाय पीती और पहली बार अपने ही बारे में सोचती। मुझे लगा जैसे मैं अपनी उम्र से 10 साल पीछे लौट आई हूँ, जब मेरी आंखों में अभी भी उम्मीद थी कि मेरी जिंदगी सिर्फ किसी और के लिए नहीं बनी। 5वें दिन जब शिप गोवा के पास लो हुई और मुझे एक अननोन व्हाट्सएप मैसेज आया, वही वेट्रेस, मैम आई एम सॉरी दे फायर्ड मी, दे सेड आई इंटरफर्ड बट आई डोंट रिग्रेट, आई जस्ट वांट टू यू बी ओके। मैंने मैसेज पढ़ते ही आंखें बंद कर ली। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो आपके खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन उस दिन आपके लिए इंसानियत बन जाता है। मैंने उसे रिप्लाई किया, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, तुम अकेली नहीं हो, मैं वापस आते ही तुमसे मिलूंगी। वापसी के दिन पोर्ट पर कदम रखते ही मुझे लगा जमीन थोड़ी भारी है, जैसे समंदर ने मुझे हल्का किया था और शहर फिर से वजन डालने आ गया था। मेरी लॉयर दोस्त वहीं थी, उसके साथ एक ड्राइवर। उसने मुझे देखा तो बस इतना बोली, तुम ठीक लग रही हो। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, बस अब मैं साफ हूँ। हम सीधे उसके ऑफिस गए। वहाँ एसी की ठंडी हवा थी और दीवार पर फ्रेम डिग्रीज। मैंने पहले वो सब डराते थे, आज वो मुझे सील्ड रख रहे थे। ठीक 6:30 पर मेरे बेटे का कॉल आया। इस बार मैं ऑफिस में थी। स्पीकर पर, मॉम आई एम डाउन स्टेयर। उसने कहा, कैन आई कम अप? मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और मैंने सिर हिलाया, आने दो। वो अंदर आया तो मैं उसे पहचान तो रही थी, पर वो मेरा बेटा नहीं लग रहा था। आंखें सूजी हुई, शर्ट बेतरतीब और चेहरे पर पैनिक जो किसी बच्चे के खोने पर होता है। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और एक पल में उनकी आवाज़ टूट गई। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने उसे रोका नहीं। मुझे उसके आंसू से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे उसकी सोच से प्रॉब्लम थी। तुमने कहा था मैं नॉर्मल बिहेव कर लूँगी। मैंने कहा, आज नॉर्मल होने का टाइम नहीं है, आज सच बोलने का टाइम है। उसने सिर झुका लिया। मैं डर गया था। वो बोला, केंद्रा और उसके पेरेंट्स, वो मुझे छोटा महसूस कराते थे। वो कहते थे अगर शादी लग्जरीज नहीं होगी तो मैं मैच नहीं हूँ। मैं आपको कन्विंस करता रहा क्योंकि मुझे लगा आप संभालेगी। क्यों? मैंने पूछा, तुम्हें लगा मैं मशीन हूँ? उसने जल्दी से कहा, नहीं मॉम, आप स्ट्रांग हो। मैंने पहली बार उसकी बात काटी। स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। वो रोने लगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं बस उसी समय डोर खुला और केंद्रा अंदर आई। उसके साथ 2 लोग और थे, शायद उसके पेरेंट्स। वो ऑफिस के रिसेप्शन से सीधी अंदर घुस आई, जैसे उसे दुनिया में हर जगह एंट्री मिलनी चाहिए। उसने मुझे देखकर आंखें तैरी। सो दिस इज योर प्लान, यू बोट हिम टू अ लॉयर टू सेम हिम। मेरी लॉयर दोस्त खड़ी हुई, मैम इज दिस अ प्राइवेट मीटिंग, यू आर नॉट इनवाइटेबल। केंद्रा ने हंसकर कहा, इनवाइटेबल, आई एम द ब्राइड। मेरी दोस्त ने शांत स्वर में कहा, ब्राइड नहीं, क्लाइंट की मीटिंग में ट्रेस पास। केंद्रा ने मेरी तरफ झुककर कहा, आंटी
यू विल पे फॉर दिस, माई डैड हैज़ कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन मेक दिस अगली। उसने फादर ने भारी आवाज में कहा, मैडम सेटल दिस, रिटर्न द मनी और विल फाइंड कैसेज। मैंने उनकी तरफ देखा, मेरे अंदर डर था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन डर के ऊपर अब क्लैरिटी थी। कौन सा मनी? मैंने पूछा। जो मैंने पे किया वो मेरा नाम से पे हुआ, रिफंड भी मेरे अकाउंट में आएंगे। आपके बेटे ने मेरे पैसे का प्लान बनाया था और अब आप सेटल बोल रहे हैं। केंद्रा ने ताना मारा, स्टॉप प्लेइंग द सेंट, यू आर जेलस बिकॉज ही इज लिविंग यू। उस लाइन पर मेरा बेटा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। शायद उसने पहली बार सुना कि वह मेरे बारे में कैसे सोचती है। मैंने बहुत धीरे से कहा, मैं जेलस नहीं हूँ, मैं टायर्ड थी और अब मैं डन हूँ। केंद्रा ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। डन? यू थिंक यू कैन कंट्रोल आवर लाइफ, ही विल मैरी मी। मेरे बेटे ने अचानक कहा, नो। सारा कमरा एक पल के लिए फ्रीज हो गया। केंद्रा ने उसे घूरा। व्हाट डिड यू से? वो हकलाया नहीं। नो आई वॉन्ट, उसके पिता ने गुस्से में कहा। आर यू मेड आफ्टर ऑल दिस? मेरे बेटे ने सांस ली और फिर कहा, आफ्टर ऑल दिस आई रियलाइज आई वाज बिकॉज रिस्पेक्ट वी माई मदर्स मनी एंड आई वॉज लेटिंग यू डिस्पेक्टली हर। आई कांट। केंद्रा की आंखें पत्थर जैसी हो गई। सो यू चूज हर, फाइन, देन यू आर नथिंग। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और एक आखिरी जहर उछाला। एंजॉय योर सन आंटी, ही विल रूइन योर लाइफ अगेन। मेरी लॉयर दोस्त ने तुरंत कहा, लीव नाउ। वो लोग चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ हम तीन रह गए, मैं, मेरा बेटा और वो दोस्त जिसने मेरे लिए मेरे ही शब्द वापस पकड़े रखे थे। मेरा बेटा कुर्सी पर बैठ गया, सिर दोनों हाथ में। मैंने गलत किया, उसने कहा। मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर माँ थी, लेकिन माँ के साथ अब एक औरत भी थी जो खुद के लिए भी जीना चाहती थी। बदलना चाहते हो तो बातें नहीं। मैंने कहा, स्टेप। उसने ऊपर देखा। क्या स्टेप? मैंने धीरे धीरे साफ कहा ताकि हर शब्द उनकी स्किन में उतर जाए। पहला, तुम जॉब के साथ वेडिंग लॉस और बाकी डेट्स खुद हैंडल करोगे। दूसरा, मेरे पैसे पर कोई प्लान नहीं बनेगा, कभी नहीं। तीसरा, तुम काउंसलिंग चाहोगे क्योंकि तुम्हें बाउंड्रीज समझनी है। और चौथा, तुम उस लड़की से माफी मांगोगे जिसने मुझे सच बताया और जिसकी जॉब गई। उसके लिए तुम जिम्मेदार हो क्योंकि तुमने माहौल बनाया। उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ मॉम, हाँ। मैंने आखिरी बात कही। और एक बात, आज मैं तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग नहीं हूँ। तुम जब चाहो कॉल करके गिल्ट नहीं डाल सकते। तुम रिस्पेक्ट के साथ आओगे वरना दूर रहोगे। वो रोया, लेकिन इस बार वो रोना मुझे मैनिपुलेशन नहीं लगा। पहली बार लगा कि शायद वो अपने अंदर की शर्म से रो रहा है। उस दिन के बाद चीजें रातों रात परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ टूटकर भी सही जगह बैठ जाता है। मेरे रिफंड एक एक करके आए, कुछ कटे, कुछ पूरे नहीं लौटे, लेकिन जो आया वो मेरे लिए सिंबल था, मेरे कंट्रोल वापस। मैंने सबसे पहले उस वेट्रेस को मिलने बुलाया। वो डरती हुई आई, जैसे उसे लगा हो कि मैं भी उसे ब्लेम करूंगी। मैंने उसे बैठाया, चाय दी और उसके हाथ में एक एनवलप रखा। यह चैरिटी नहीं है, मैंने कहा, यह इन्वेस्टमेंट है। तुम नर्सिंग करना चाहती थी ना? एडमिशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर का खर्च बाकी तुम खुद करोगी। और अगर तुम्हें पार्ट टाइम चाहिए तो मैं हॉस्पिटल वाली कनेक्शन से हेल्प कर दूंगी। उसकी आंखें भर आई। मैम, वाई? मैंने कहा, क्योंकि तुमने मुझे मेरे बेटे से पहले इंसान समझा। कुछ हफ्तों के बाद मेरा बेटा सच में काउंसलिंग गया। उसने जॉब में ओवर टाइम किया। उसकी पहली बार बिना बहाना बनाए मुझसे पूछा, आप कैसी है? और जवाब सुनकर रुका। सिर्फ ठीक हूँ पर संतुष्ट नहीं हुआ। और मैंने भी पहली बार अपने लिए स्मॉल थिंग्स शुरू किए। मॉर्निंग वॉक, एक आर्ट क्लास, संडे को मंदिर में बैठकर शांति, कभी कभी बस बालकनी में चुप बैठकर हवा सुनना। क्योंकि मैंने जिंदगी भर दूसरों की आवाज़ें सुनी थी, अब मुझे अपनी आवाज़ सुननी थी। एक दिन जब मैं किचन में सब्जी काट रही थी, मेरा बेटा चुपचाप आया और बोला, मॉम, आई एम सॉरी। आपने जो सुना वो आप डिजर्व नहीं करती थी। मैंने चाकू रखा, उसकी तरफ देखा और मैंने बस इतना कहा, मैंने माफ़ किया, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं, ताकि मैं फिर वही गलती ना करूं। उसकी आंखें लाल हो गई, उसके सिर हिलाया, आई अंडरस्टैंड। और सच में उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक नई चीज आई, डर नहीं, क्लैरिटी। प्यार अब मजबूरी नहीं था, प्यार अब चॉइस था। आज भी कभी कभी मुझे रेस्टोरेंट याद आता है, वो डिवाइडर, वो हंसी, वो शब्द, लेकिन अब मुझे उससे सिर्फ दर्द नहीं होता,
अब मुझे उससे एक सबक भी मिलता है। अगर कोई आपके प्यार को ट्रांजैक्शन बनाता है तो आप गलती पेमेंट देने के लिए ऑब्लिगेट नहीं है। और अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, आप किसके लिए नॉर्मल बिहेव करते करते खुद को खो रहे हैं। अगर आपने कभी किसी अपने के लिए खुद को छोटा किया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, अब नहीं। और अगर आप ऐसी और कहानियाँ चाहते हो जो आपके अंदरों से मजबूत बना दे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं आपकी हिम्मत की होगी। धन्यवाद।